हेलो, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, अभी तक हमने यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट वीडियोस अपडेट किए थे न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट्स के। आई होप आपने यहाँ पर उसे कंप्लीट किया होगा और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में और न्यूमेरिकल बिल्डिंग में यहाँ पर आपको काफी हद तक हेल्प कर रहे होंगे। देखिए, आज यहाँ पर हम लेकर के आने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट्स के यहाँ पर कुछ वीडियो यहाँ पर होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो है वो बोर्ड पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है, तो मैं वही डेरिवेशंस यहाँ पर रखने की कोशिश करूंगा। वीडियो यहाँ पर थोड़ा लेंथी यहाँ पर हो सकता है, बट हम क्विकली यहाँ पर उसे इजीएस्ट वे में समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास में पहला जो डेरिवेशन है वो है वेव ऑप्टिक्स का। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं मैंने इसे क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर रखा है। डायरेक्ट मैं बोलूंगा इसको प्रिपेयर कर लेना, मिस मत करना, क्योंकि पूछा जा सकता है आपको। तो यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स में जो पहला यहाँ पर है वो टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स emanating from a coherent sources have the displacement represented by y1 equal to a cos omega t और y2 equal to a cos omega t plus phi। आपके पास में दो यहाँ पर वेव हैं जो कि दो कोहेरेंट सोर्सेज मतलब यहाँ पर सोर्सेज से जनरेट हो रही है। तो y1 की वैल्यू दे रखी है, y2 की वैल्यू दे रखी है। phi जो है वो इसका फेज डिफरेंस है बिटवीन टू वेव्स। शो दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, जब ये जाकर किसी पॉइंट पे टकराएंगे तो वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी को ये होना चाहिए 4i0 cos square phi by 2, where I0 is the intensity, A is the amplitude, तो I0 is equal to A square। तो यहाँ पर आपके पास में इंटेंसिटी को ये वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, और आपको कंडीशंस बतानी है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव आपको पता ही है, मैक्सिमम मिलने वाला है, ब्राइट यहाँ मिलने वाला है, और डिस्ट्रक्टिव में यहाँ पर आपको मिनिमम यहाँ मिलने वाला है। तो आपके पास में वेव ऑप्टिक्स में ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बोलूंगा आप लोगों को जो और जो चीजें पूछी जा सकती है वो यहाँ पर है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये दो और इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। मुझे लगा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पे ये रख दी कि वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद में आपके पास में YDAC का जो है उनके रिलेटेड आपके पास में फॉर्मूले यहाँ पर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जैसे फ्रिंज विड्थ है आपके पास में, मैक्सिमाज यहाँ पर और मिनिमाज यहाँ पर कहाँ कैलकुलेट करने हैं, और इंटेंसिटी का ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ मैंने पहले आपके पास में पॉइंट रख दिया है इसमें। तो ये मेरे साथ साथ लिखते चलें कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर कहीं पर भी मतलब रिजल्टेंट वैल्यू अगर कहीं कैलकुलेट करनी है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देंगे। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये लिखना है, तो y कैन बी y1 प्लस y2, मतलब ये दोनों जहां पर टकराएंगे वहां पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट आने वाला है वो आएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2। y को क्या लिख देंगे, a cos ओमेगा t, और यहाँ पर y2 को लिख दिया a cos ओमेगा t प्लस का यहाँ पर phi। तो यहाँ पर जहां भी टकराएंगे वहां इन दोनों को यहाँ पर आपने ऐड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ऐसा लिख दिया है। तो ये और पहला आपका और ये दूसरी यहाँ पर वेव जो दो कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही है। अब यहाँ पर कॉस की आइडेंटिटी में लिख देता हूँ कि कॉस में हम जानते हैं कि a प्लस बी को आप यहाँ पर लिखते हैं कॉस a, और कॉस में ही पहला वाला b, फिर माइनस का लिखेंगे साइन का a और साइन का b। तो प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और पहले दोनों कॉस के कॉस है कॉस बी, और फिर माइनस का साइन है और आपका साइन बी। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये लिखा आपने यहाँ पर a cos ओमेगा t प्लस का a cos ओमेगा t। तो यहाँ पर लिख दिया a का a cos ओमेगा t, और ये लिखा आपने cos phi। तो पहले वाला देखो cos का a cos का b, तो cos में ओमेगा t और cos में यहाँ लिखा आपने phi। अब माइनस का साइन लगाना है, तो देखो यहाँ नेगेटिव माइनस आ गया। अब आप लिखेंगे a का, तो ये रहा a, अब cos की जगह आ जाएगा साइन, पहला वाला आपका ओमेगा t और दूसरा वाला यहाँ पर आपके पास में साइन phi। तो साइन a साइन b, तो साइन का ओमेगा t और साइन का यहाँ पर phi। थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं। आपके पास में देखो a cos ओमेगा t कॉमन आ जाएगा, तो a cos थोड़ा सा लिख लेता हूँ ये a, फिर देखो यहाँ से a cos ओमेगा t बाहर आ गया तो 1 बचेगा, प्लस का a cos ओमेगा t बाहर आया तो यहाँ क्या बचेगा, ये आ गया आपका a 1 प्लस cos phi, ये a बाहर आया, ये लिख दिया आपने यहाँ पर cos ओमेगा t। तो a cos ओमेगा t बाहर, इसकी जगह 1 प्लस आपका a cos ओमेगा t बाहर, इसकी जगह आ गया यहाँ पर आपका phi, और माइनस का यहाँ पर कितना आ रहा है a sin phi और sin ओमेगा t। तो यहाँ तक आप पहुंच जाएं। रिजल्टेंट वेव भी यहाँ से आप बना सकते हैं, बट मैं आपको बोलूं कि इसमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक मेथड हमें यहाँ पर फॉलो करना है। जब यहाँ से आपने ये वैल्यूज निकाल ली है, a आपका यहाँ पर 1 प्लस cos phi, तो इसको लिख देंगे a 1 प्लस cos phi को लिख देते हैं। जो रिजल्टेंट वेव बनने वाली है इन दोनों के सुपरपोजिशन से, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड r मान रखा है, और यहाँ पर ये मेथड लेट करेंगे। तो लेट करना है
ए वन प्लस कॉस फाइव को आप यहाँ लिखेंगे आर कॉस यहाँ पर थीटा, तो ये लिख दिया आपने यहाँ पर आर कॉस थीटा। और जहां पर आपने यहाँ पर ऐसा लिखा था ए साइन फाइव, मेथड है कैलकुलेशन के लिए, मतलब इसको यहाँ पर पूरा सॉल्व कर देगा, तो आर कॉस थीटा लेट कर लें इसको, और ये वाले ए साइन फाइव को यहाँ पर आपको लेट करना है आर साइन थीटा। तो यहाँ पर ए कॉस थीटा और या आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। अब ये आर क्या है, इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, और ये दोनों जो इन दोनों से मिलकर के बनने वाली वेव थी उसमें ये पहले वाले की वैल्यू और दूसरे वाले की वैल्यू, ये आ गया आपके पास में फर्स्ट और ये आ गया आपके पास में सेकंड। अब यहाँ पर क्या करना है, जब भी कॉस और साइन आए तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो यहाँ पर हमें इसको स्क्वायर करना है और ऐड करना है। स्क्वायर ऐड करने से फायदा क्या होगा, ये लिख लेते हैं एक बार, आर साइन स्क्वायर आपका यहाँ पर थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और ऐड करना है दोनों को ही, तो यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पर थीटा, तो ये आपकी लेफ्ट वाली साइड हो गई। वैसे इन दोनों को भी स्क्वायर करके ऐड करना है, तो ये हो जाएगा ए साइन फाइव का स्क्वायर और प्लस का आपका यहाँ पर ए वन प्लस कॉस फाइव, ए वन प्लस कॉस फाइव का भी यहाँ पर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस का ए स्क्वायर वन प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, और यहाँ पर आ गया है प्लस का टू कॉस फाइव। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी लगा दी, देखो a प्लस बी, a का स्क्वायर तो बाहर निकाल लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, और फिर ये लिख दिया a और b में और 1 इंटू कॉस फाइव दैट इज कॉस फाइव। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस का a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस का 2a स्क्वायर आपका यहाँ पर कॉस फाइव, और ये आर स्क्वायर मिलकर के हो गया आर स्क्वायर। तो ये तो आर स्क्वायर ही आया क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल के कितना आने वाला है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते चलते हैं, देखिए यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, ये ए स्क्वायर है और ये वाला आपका ए स्क्वायर, इसमें से दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यह हो गया आपके पास में आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर जो आपका है ए स्क्वायर, अंदर देखिए साइन स्क्वायर फाइव प्लस का आपका कॉस स्क्वायर फाइव, तो ये हो गया आपके पास में ए स्क्वायर आ गया बाहर, तो ए स्क्वायर बाहर आया, साइन स्क्वायर फाइव प्लस का कॉस स्क्वायर फाइव प्लस का आपका यहाँ पर अकेला ये रहा ए स्क्वायर, और ये यहाँ पर आ गया है प्लस का आपका 2a स्क्वायर कॉस यहाँ पर फाइव, तो 2a स्क्वायर कॉस फाइव। तो ध्यान से देखो साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव तो मिलकर के हो जाएगा 1, तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस की तो 1 हो गया, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस फाइव, और ये ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर आपके पास में यहाँ पर कॉस फाइव है। अब यहाँ पर 2a स्क्वायर आपने बाहर ले लिया, अंदर लिखा है 1 प्लस कॉस फाइव, ये है आर स्क्वायर। अब आर 1 प्लस कॉस फाइव कैन बी रिटन एज दैट इज 1 प्लस कॉस फाइव को याद कर लेना, जिन्हें नहीं पता आइडेंटिटी, बाकी आप यहाँ पर 1 प्लस कॉस फाइव इज एक्चुअली 2 कॉस स्क्वायर 5/2। तो ये हाफ एंगल प्रॉपर्टी से 1 प्लस कॉस फाइव की वैल्यू यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये तो कई जगह पर डायरेक्ट काम आने वाली है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मैं इसको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, तो ये यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आ रहा है आर स्क्वायर कैन बी आर स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में 2a स्क्वायर और ब्रैकेट में आ गया है 2 कॉस स्क्वायर 5/2, तो 2 कॉस स्क्वायर आपका यहाँ 5/2, ये आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 हो गया 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, तो ये आ गया 2 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कुछ देखो हम पहुंच गए हैं, और आई नॉट इज एक्चुअली में a स्क्वायर, तो चलो ये खत्म हुआ आपका यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू 4, और इस a स्क्वायर को लिख दिया है आई नॉट और कॉस स्क्वायर 5/2, और ये जो यहाँ पर आई लिखा हुआ है वो खुद ही समझ जाइए ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और आर यहाँ पर है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ये ए पहले वाले का है या दूसरे वाले का, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, अगर ये रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है तो फिर ये रिजल्टेंट की इंटेंसिटी है। तो याद रखिए ये ए था इसलिए ये आई नॉट लिख दिया, और दोनों के देखो ध्यान से ये ए और ए कॉमन दे रखे एम्पलीट्यूड, इन दोनों से मिलकर के जो वेव यहाँ पर बनने वाली उसका एम्पलीट्यूड आई है, तो वो मैंने उसकी इंटेंसिटी आई है
और उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर आपको कितना दे रखा था, आर का स्क्वायर। तो याद रखिए इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और वो रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब इसमें ऑब्टेन द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन भी यहाँ पर आपको निकालनी है। एक बार अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख ले इसको फटाफट से। अब मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ, कंडीशन यहाँ पर लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की। देखिए कंडीशन कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, मैक्सिमम। तो कंस्ट्रक्टिव के केस में यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग यहाँ पर है कि आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब हमें चाहिए एकदम ब्राइट। तो ये हो गया 4I0 cos स्क्वायर 5/2 में अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो cos स्क्वायर 5/2 को आप लिख देंगे +-1। भाई आप ये बात सोचो कि अगर मुझे ये चीज मैक्सिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम कब हो सकती है, जब ये वाली वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाए। ये मैक्सिमम तब हो सकता है जब ये मैक्सिमम हो जाए, और ये मैक्सिमम कब होगा, कॉस में मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, +1। बट यहाँ पर स्क्वायर है तो -1 भी लिख सकते हैं, तो +-1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, तो ये मैक्सिमम हुआ तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। और उस समय चमक एकदम इंटेंसिटी सबसे ज्यादा वहां पर होगी। तो ये cos स्क्वायर 5/2 +-1। बट कॉस में +-2 कहाँ पे आता है, सॉरी +-1 कहाँ पे आता है, तो हमें ये बात पहले से पता है कि cos में 0 यहाँ पर होता है, जो ध्यान रखिएगा cos 0 यहाँ होता है +1 और cos 180 यहाँ पर होता है -1। तो मतलब cos 0 +1 है, फिर cos 180, अब 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो पाई है -1, तो 0 है +1, पाई है -1, फिर 2 पाई है +1, फिर आपका 3 पाई है -1, 0 +1 पाई -1 2 पाई +1 3 पाई -1, मतलब आप बोल सकते हैं सारे यार 1 2 देखो 0 1 2 3, तो यहाँ पर होना चाहिए आपके पास में, यहाँ मैं cos लिख देता हूँ, स्क्वायर हटा रहा हूँ, तो cos +-1 क्योंकि वो स्क्वायर तो वहां कर लेंगे अपन, तो ये cos फाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में +-1 में यहाँ पर n पाई, देखो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4, मतलब जो भी है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज +1 और वहां ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ये आपके -1। जिन्हें नहीं पता उनके लिए समझ में आ रहा है। तो बाकी यहाँ पर आपने लिखा cos n पाई, तो यहाँ पर 5/2 कंपेयर करना है, तो n पाई यहाँ पर देख सकते हो एंगल, और फाई इक्वल टू आया है आपके पास में 2n पाई। दैट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये मतलब अगर ऐसा फेज का डिफरेंस यहाँ पर होगा तो आपको वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर मिलने वाली है, एकदम चमक ब्राइट यहाँ पर रहेगा। और उसी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, तो डिस्ट्रक्टिव भी पूछा था, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप देख सकते हैं, तो यहाँ आपके पास में cos 5/2 को क्या होना पड़ेगा, 0, मतलब डिस्ट्रक्टिव का मतलब मिनिमा, मतलब जहां पर ब्राइट दो लाइट इंटेंसिटी जाके आपस में टकराए और वहां डार्क यहाँ पर मिले, वो मिलना ही है डार्क, क्योंकि देखो दोनों की एम्पलीट्यूड बराबर बराबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर मिनिमा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, cos 5/2 की वैल्यू 0। अब 5 में 0 यहाँ पर कहाँ आता है, तो हमें पहले से पता है 0 आने के लिए π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2, π/2 को π/2 रेडियन 90 डिग्री, तो 0 पाई मतलब सॉरी आपका 90 270, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर π/2 3π/2 5π/2 और आ रहा है, अगर आप देखो तो 1 3 5 7, तो ये हो गया है cos में यहाँ पर आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो cos 2n + 1 दैट इज 2n + 1 π/2। अब यहाँ पर मैंने कैसे लिखा 90 270, तो π/2 3π/2 5π/2 ऐसा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो 5/2 इक्वल टू आपका सॉरी 5/2, हाँ बिल्कुल 5/2 इक्वल टू 2n + 1 π/2, पाई से 2 यहाँ पर कैंसिल। फेज जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट इज इन 2n पाई, फॉर डिस्ट्रक्टिव डार्क के लिए इट इज 2n + 1 पाई। देखिए अब हम जो यहाँ पर सेकंड डेरिवेशन लेने वाले हैं वो बोर्ड के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो एक दो ईयर में रिपीट यहाँ पर होती रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल यहाँ पर सोलेनॉइड, तो आपको यहाँ पर ये मैं बोलूंगा साथ के साथ ही यहाँ पर इसको तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेरिवेशन है। देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड यहाँ पर क्या है,
अब ये देख करके कंफ्यूज मत होइएगा ये बनाया हुआ क्या है। कोएक्सियल का मतलब इनकी एक्सिस एक ही यहाँ पर है, यहाँ अंदर एक सोलेनोइड आपको दिख रहा होगा, इसका रेडियस है R1 और बाहर वाले का रेडियस जो है वो आपका यहाँ पर R2 है। इस वाले के नंबर ऑफ टर्न्स N2 दे रखे हैं, इसमें N1 दे रखे हैं और दोनों की लेंथ यहाँ पर आपके पास में L। हमें पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करना है, बता सकते हैं कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर क्या है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू, अगर मैं सॉरी गलत हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस गलत तो क्या दोनों तरीके से कर सकते थे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू ड्यू टू करंट इन वन, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन ड्यू टू करंट इन, उल्टा फिर उल्टा बोल दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन ड्यू टू करंट इन टू। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है वन में, बट करंट आना चाहिए यहाँ पर आपके पास में टू में। मतलब हमें यहाँ पर पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन ड्यू टू करंट इन टू, दैट इज फ्लक्स लिंक विन वन डिवाइडेड बाय आपका करंट इन टू। खुद ही बोल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस वन में, करंट टू में, करंट टू में, फ्लक्स वन में। तो यहाँ पर फ्लक्स आना चाहिए वन में और करंट आना चाहिए यहाँ पर आपके पास में टू में। अब फ्लक्स को यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं, NBA। अब यहाँ पर ये अगर मैंने लिखा φ1 तो ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा, और अगर मैं चाहता था यहाँ लिख देता N1 φ1 तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं। तो इस समय पर ये φ1 इज दी फ्लक्स लिंक विथ वन टर्न, जो कि एक टर्न से यहाँ जुड़ा हुआ फ्लक्स यहाँ पर है। तो ये आ जाएगा आपका N1 φ1 और ये आ गया आपके पास में I2, तो ये हुआ N1। और फ्लक्स को यहाँ पर आप लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होनी चाहिए जिसका करंट है। तो टर्न्स हुए पहले के, मैग्नेटिक फील्ड हुई यहाँ पर दूसरे की, और एरिया यहाँ पर हुआ पहले का, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका I2। अब N1 को यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख देंगे N1L। यहाँ क्या किया, टर्न्स जो थे इसे कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में लिख सकते हैं N/L। तो इस N को क्या लिखेंगे, N × L। चेक करो, देखो ये रहा N1L। अब मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर यहाँ पर क्या होगी, तो बड़े वाले में लिखनी है क्योंकि करंट तो बड़े वाले कॉइल का यहाँ पर है, तो उसे लिख सकते हैं μ0 N2I2। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर जो होती है वो होती है μ0 Ni। अब कम से कम ये फॉर्मूले तो आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल है फिर तो अभी तक। तो ये आपके पास में यहाँ पर आ जाएगी μ0 Ni। तो μ0 N2I2 जिसका मैग्नेटिक, जिसमें करंट उसी की मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया लेना है छोटे वाले कॉइल का जो कि रेडियस दे रखा है R1, तो ये हो गया है पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर I2 से I2 कैंसिल हुआ, फॉर्मूला है μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। तो यहाँ पर ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू, सॉरी वन ड्यू टू करंट इन टू। और उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना होता, मैं यहाँ लिखता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन यहाँ पर टू, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन ड्यू टू करंट इन टू, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू ड्यू टू करंट इन वन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं φ2 डिवाइडेड बाय I1। इस बार आपको यहाँ पर करना ये है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस टू वाले कॉइल में निकालना है, तो करंट यहाँ पर चलाना पड़ेगा वन वाले, मतलब अंदर वाले कॉइल में। अगर करंट अंदर वाले कॉइल में है तो आपको यहाँ पर फ्लक्स निकालना है सेकंड वाले कॉइल का। कैसे लिखना चाहिए, तो ये लिख देते हैं NBA, जैसे पहले लिखा फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल B × A, और ये नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर I। सबसे सिंपलेस्ट वे तो यहाँ पर यही है। अब टर्न्स लेने हैं जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने जा रहे हैं सेकंड वाले का। अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी लेनी है, जिसका करंट है, क्योंकि वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब एरिया कौन सा लेना है बताइए, सोचिए कि एरिया यहाँ कौन सा आना चाहिए। एरिया हमेशा वो लेना है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पर कट करे इफेक्टिव। अब आप एक बात को सोचो कि अगर इसमें करंट चलाया तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसी में कन्फाइंड रहेगी, अगर इसमें करंट चलाया तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसी में कन्फाइंड है, तो आपके इस वाले कॉइल से अगर मैग्नेटिक फील्ड इसी में कन्फाइंड है तो इससे अगर फ्लक्स लिखना पड़े बड़े वाले से, तो एरिया हमेशा यहाँ पर कौन सा लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे ही है, तो एरिया इस बड़े वाले कॉइल की जगह एरिया वो लेना पड़ेगा जो कि इफेक्टिव यहाँ पर हो। मतलब आपको इस बड़े वाले कॉइल का एरिया लेने की जगह, मान रहा हूं मुझे उसी में से कैलकुलेशन करनी है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो एरिया कंसिडर करना है जो कि इफेक्टिव एरिया यहाँ पर है, जिसमें फ्लक्स है, मतलब सॉरी जिसमें यहाँ पर करंट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, कन्फाइंड है यहाँ पर। अब बड़े में से निकालना है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो इतने में से ही है, तो इंटेंसिटी इनटू इफेक्टिव एरिया, इसलिए बड़ा वाला एरिया नहीं लेना है। यहाँ पर भी ये लेना है A1। ये हमसे गलती होगी, ध्यान रखना, पहले वाले भी एरिया लेना है A1 और दूसरे वाले में भी एरिया लेना है आपको A1। मतलब मैं बोलूंगा इस पूरे केस में एरिया हमेशा लेना है इफेक्टिव, मतलब छोटा वाला एरिया होना चाहिए।
और आप इस N1 को लिख देंगे, सॉरी N2L, मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट N1I1 मैग्नेटिक फील्ड लिखिए, और एरिया पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1। अब ये दोनों सेम ही थे, वैसे इसको अलग अलग मत मान लेना, मैंने कैपिटल I लिख दिया था, बाकी वो एक ही बात यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। तो M21 इक्वल टू आपका फॉर्मूला निकल के आया म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, और यहाँ भी देख सकते हैं म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू करंट इन 2 इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू करंट इन 1। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, M12 और M21 दोनों यहाँ पर बराबर होंगे। इसी के नजदीक एक और डेरिवेशन यहाँ पर है को एक्सियल कॉइल, वो भी यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है, और एक और इंपॉर्टेंट है एसी जनरेटर, वो भी पूछा जा सकता है। मुझे लगा ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये वाली डेरिवेशन आपके लिए यहाँ पर रख दी। आप इन 2-3 चीजों को और साथ साथ तैयार चलते हैं। देखिए तीसरी डेरिवेशन की तरफ, यहाँ पर जो आपका रे ऑप्टिक्स से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पर है प्रिज्म। फिर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है, आप बोल सकते हैं कि लाइट रे यहाँ पर है PQ इज इंसिडेंट ऑन द फेस AB ऑफ द ग्लास प्रिज्म ABC एज शोन इन द फिगर। देखिए फिगर में बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर आपके पास में ये है एक प्रिज्म है, और इसमें इसका कुछ नाम रख लेते हैं, ये रख दिया A, ये रख दिया B, और ये रखा आपने यहाँ पर C। इस पर एक लाइट यहाँ पर आके टकरा रही है, से इट इज PQ, और यहाँ से जो लाइट रे आके टकराती है उसमें आपको बताना है इमर्जेस थ्रू अ फेस AC। तो देखो यहाँ से एक लाइट आके टकराई, ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये है पहला रिफ्रैक्शन, और इसके बाद में ये एक और नॉर्मल, और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए पहले क्या हुआ, यहाँ से लाइट आके टकराई, ये इंसिडेंट रे, फिर ये यहाँ पर नॉर्मल है, तो रेयरर से लाइट कहाँ जाएगी, डेंसर, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। वो नॉर्मल ऐसे जाती हुई लाइट देखो ऊपर जाती हुई ऐसे नीचे मुड़ गई, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहाँ से जो लाइट गई, यहाँ से मीडियम फिर चेंज हुआ, तो इट विल बेंड, यहाँ से बाहर निकलेगा तो एक और बार रिफ्लेक्शन, तो देखो जाना था सीधा, नीचे घूम गया ऐसे, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी यहाँ रिफ्रैक्टेड रे है। थोड़ी मैंने एंगल पे बनाई हुई है, हल्का सा थोड़ा सा टिल्टेड है, क्योंकि अगर एकदम सीधी होगी तो उसका कुछ मतलब होगा, वो लास्ट में बनाते हैं भी, ठीक है। और यहाँ पर ये आपकी इमर्जेंट रे है, तो यहाँ पर इसका नाम रख लिया है I1, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, और यहाँ पर इसका नाम रख लिया नॉर्मल के साथ में, ये वाला है आपका I2। ये आपका एंगल ऑफ आपका इमर्जेंस यहाँ पर है, ये वाला एंगल यहाँ पर कितना है R1, और यहाँ वाला एंगल आपका कितना है R2, और दोनों को ला करके यहाँ पर मिला दो, इसका कुछ नाम रख लेते हैं आपको यहाँ पर O। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट को कैसे ट्रेवल करना चाहिए था, प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, ये होना चाहिए था लाइट का ओरिजिनल पाथ। अगर प्रिज्म नहीं होता तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसको सीधा चलना था, बट प्रिज्म में एंटर होते पहला यहाँ पर आपका डेविएशन आया, रिफ्रैक्शन से लाइट पहली बार बैंड हुई, फिर ऐसे जाते हुए एक और बार लाइट यहाँ पर बैंड हो गई। तो इस तरीके से जाती हुई लाइट में पहला यहाँ पर डेविएशन आया, और उसके बाद में ऐसे जाते हुए जाना था सीधा, बट एक और बार डेविएशन आया। तो इस वाली लाइट को पीछे की तरफ गिराओ, और जब इसे यहाँ ला करके ऐसे आप गिराने वाले हैं, तो यहाँ पर पहला डेविएशन आया आपके पास में कितना है θ1, और जब यहाँ से लाइट जाते हुए ऐसा एक और बार डेविएट करेगी और पीछे आके मिलेगी, तो दूसरा यहाँ पर डेविएशन है वो कितना है θ2। और ये है टोटल डेविएशन। अगर आप देखते हैं तो ये आपकी ओरिजिनल इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो यहाँ पर ये जो बन रहा है, ये है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल इंसिडेंट रे। अगर ये स्लैब मतलब प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट ऐसे जाती, पहले रिफ्रैक्शन में पहला डेविएशन, ऐसे जाते हुए एक और डेविएशन यहाँ से बाहर निकलती है, तो पहला डेविएशन θ1 पहले रिफ्रैक्शन पे, दूसरा डेविएशन θ2। दोनों को अगर आप देखो तो वहां पर टोटल डेविएशन आ गया। तो ओरिजिनल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में दैट इज डेल, दैट इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, कि टोटल यहाँ पर डेविएशन जो है वो आपके पास में कितना है। अब आप खुद ही इतना यहाँ पर समझ गए होंगे कि टोटल डेविएशन इस प्रिज्म में यहाँ पर पहले रिफ्रैक्शन और दूसरे रिफ्रैक्शन पे ऐड हुआ, तो पहली बार वो घूमा θ1 और दूसरी बार वो घूमा θ2, तो टोटल डेविएशन का एंगल यहाँ पर आना चाहिए आपके पास में θ1 प्लस θ2। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इज एक्चुअली θ1 प्लस θ2। तो इसी को ड्राइव करने जा रहे हैं कि I1 प्लस I2 इक्वल टू A प्लस यहाँ पर डेल। तो डेफिनेशन तो एक ही इंपॉर्टेंट हो गई कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इज एक्चुअली दी
सॉरी, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का यहाँ पर ये डेल है। तो आप चेक कर सकते हैं थीटा वन कैन बी रिटन एज, थीटा वन को क्या लिख सकता हूं यहां से देख के आई वन माइनस आर वन, तो ये हो गया है आई वन माइनस आर वन, क्योंकि ये इन दोनों के बराबर था तो थीटा वन दिस माइनस दिस। उसी तरीके से थीटा टू कैसे निकलेगा, तो थीटा टू यहाँ पर आ जाएगा आपका आई टू माइनस यहाँ पर आपके पास में कितना आर टू, तो यहाँ पर आई टू माइनस आर टू दैट इज डेल। तो डेल कैन बी आई वन प्लस आई टू माइनस का, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं ये आर वन प्लस आपके पास में यहाँ पर आर टू, तो आई वन प्लस आई टू और आर वन प्लस आर टू। रे ऑप्टिक्स में मैं बोलूंगा थोड़ा सा प्रिज्म में ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मली यहाँ पर पूछ ली जाती है, मतलब काफी चांसेस हैं यहाँ पूछने के। उसके अलावा मैं अगर आपको बोलूँ कि इसमें और क्या क्या चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एसआरएस जैसे कि उसको ड्राइव कर सकते हैं आप, और उसके अलावा लेंस मेकर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और आपके पास में आखिरी में जो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस में आपके पास में एस्ट्रोनॉमिकल जो है कंपाउंड का जो सेकंड वाला आपका यहाँ जो रिजल्ट है, जहाँ की लीस्ट डिस्टेंस में, और नॉर्मल आप बोल सकते हैं इन्फिनिटी वाला केस, बट उनमें मैं बोलूँ तो एस्ट्रोनॉमिकल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसिग्रेन जो है वो नॉर्मली यहाँ पूछा जा सकता है। कैसिग्रेन, एस्ट्रोनॉमिकल, इस तरीके से आपके डिवाइसेस में थोड़ी चीज़ें पूछी जा सकती है। मैं कैसिग्रेन में और एस्ट्रोनॉमिकल के यहाँ पर आपके जो उनके डायग्राम्स यहाँ पर है कि किस तरीके से लाइट या इमेजेस बनती है, वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी कंपाउंड में फॉर्मूला वगैरह जो भी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास में आई वन प्लस आई टू प्लस का आर वन प्लस आर टू, तो यहां पर आप देखो आर वन प्लस आर टू प्लस ओ, यहां लिख देता हूं आर वन प्लस आर टू प्लस यहां पर ओ, सॉरी प्लस ओ, तो इक्वली प्लस का ओ इक्वल टू आपका 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दी देखो यहाँ पर। तो ये आर वन प्लस आर टू की वैल्यू भाई बताइए कितनी आ गई, 180 माइनस आपका यहाँ ओ। उसी तरीके से यहाँ पर अगले वाले में आप चेक करो, देखो एक थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल से यहाँ पर बन रहा होगा, जिसमें ये वाला एंगल देखो 90 ये नॉर्मल है, ये 90 है, ये 90 है, ये ए और ये ओ है, तो ए प्लस 90 प्लस ओ प्लस 90, चेक करो क्या करा, ए दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस 90 प्लस ओ प्लस यहाँ पर 90 इक्वल टू आपका यहाँ पर 360, ये भी कुछ एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये हो गया ए प्लस ओ प्लस का 180 इक्वल टू 360, तो a प्लस ओ इक्वल टू 360 माइनस 180, तो ये आ गया कुछ 180 माइनस ओ दैट इज a। लो भाई देखो एक बार अगर समझ आ रहा हो तो 180 माइनस ओ, 180 माइनस ओ तो बराबर ही है, तो फिर ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो एक तो यही ज्योमेट्रिकली बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चन बन के आ सकता है। R1 प्लस R2 जो है वो आपके पास में a के बराबर है, तो डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस का R1 प्लस R2 दैट इज a प्लस डेल इक्वल टू I1 प्लस I2। हो सकता है वो यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछे और उसके बाद में यहाँ पर आपसे एक तरीके से न्यूमेरिकल दे दे, कोई भी वो यहाँ क्वेश्चन बना दे, यहाँ तक डेरिवेशन दे दे, फिर कोई न्यूमेरिकल पूछ ले। अगर उसको थोड़ा और चीजें पूछनी है तो फिर वो यहाँ पर इस वाले पार्ट के लिए यहाँ पर आपके पास जा सकता है। तो ये हुआ पहला वाला पार्ट यहाँ पर आपके पास में खत्म। लेकिन दूसरे पार्ट के अंदर बोल रहे हैं कि प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज द फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब हमें एंगल ऑफ डेविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ यहाँ पर बनाना है। तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर है। हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि एज वी इंक्रीज द एंगल फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ मतलब सॉरी फॉर अ स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप उसके साथ साथ लिख सकते हैं। फॉर अ स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन इज लार्ज, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस। एज हमने देखा है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर जैसे मैं ये एंगल बढ़ाता जाऊंगा तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ कम होता चला जाएगा। तो एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, और इंक्रीज करेंगे तो और डिक्रीज यहाँ पर होता चला जाएगा। और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में अगर मैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूँ, ऐसा बनाइएगा मत, समझने के लिए बनाए, तो वापस से ये घटने की जगह बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये वापस से ऐसे इंक्रीज होना शुरू होगा। तो फॉर अ स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन इज लार्ज, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस एट अ पर्टिकुलर एंगल। एक पर्टिकुलर एंगल के बाद में इट अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज, ये फिर से यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये अपने एक मिनिमम वैल्यू पर होकर के आया होगा। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर ऐसा होता है एट विच एंगल ऑफ डेविएशन इज
मिनिमम। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ, यहाँ पर बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा क्या एंगल था जिस पर डेविएशन की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम आपके पास में आएगी। तो मैं स्टेटमेंट फिर बोलता हूँ, एज फॉर अ स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन इज लार्ज, ये लिख लेना। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेज, आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू इट स्टार्ट अगेन इंक्रीज, स्टार्ट अगेन इंक्रीज, मतलब उसके बाद में ये फिर से यहाँ पर बढ़ना शुरू होगा। बट एट मिनिमम डेविएशन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एट मिनिमम डेविएशन, उसके बाद में at minimum deviation del equal to del m, at minimum deviation angle of incidence equal to angle of emergence, incidence वाला एंगल emergence के बराबर होगा और r1 आपके r2 के बराबर होगा और लाइन बिकम, मतलब रे बिकम, लाइन तो बोल सकते हैं रे, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, रे बिकम, कम से कम ये तो लिख के आइएगा और ये ग्राफ जरूर बना के आइएगा, रे बिकम पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, और आपकी रे जो है वो बेस के यहाँ पर क्या हो जाएगी, पैरेलल, दैट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपके दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे, इंसिडेंस के और इमरजेंस के, और ये जो आपको यहाँ पर रे दिख रही है इट बिकम पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, ये वाली रे इस बेस के एकदम पैरेलल आएगी। तो आई और ये भी हो गया आई और ये हो गया आर और ये भी हो गया है आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर है, रे बिकम पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, और आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस भी यहाँ पर इक्वल हैं। अब यहाँ पर आपके पास में इसी कंडीशन को उठाते हैं और इसमें आगे चलते हैं। तो एक बार यहां तक लिख लेना, इसी में आगे जा रहा हूं कि आपके पास में यहां पर है डेल प्लस ए इक्वल टू, एक तो ये है R1 प्लस R2 ए के बराबर है, तो एट मिनिमम डेविएशन R1 R2 बराबर थे, तो ये R1 R2 जो बराबर थे उनको मान लेते हैं R और I1 I2 को मान लेते हैं I, तो ये हो गया है R प्लस R इक्वल टू ए और 2R इक्वल टू ए और R इक्वल टू ए बाई 2। तो R की वैल्यू आ गई आपके पास में ए बाई 2 और यहाँ पर आपके पास में है I वाला कहाँ था, चलिए कोई बात नहीं लिख लेते हैं कि डेल मिनिमम प्लस ए इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास में देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ था I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, सॉरी रुको एक मिनट, इससे लिखते हैं, तो डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस का ये था R1 प्लस R2, इसमें R1 प्लस R2 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू निकल के कितनी आने वाली है, ये आ जाएगी आपके पास में कितनी, तो ये R प्लस R 2R, ये हो गया है आपके पास में A, और ये आ गया आपके पास में I प्लस I दैट इज 2I, तो डेल प्लस A और डेल नहीं डेल मिनिमम, और I1 I2 बराबर थे तो ये आपके पास 2I, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डेल मिनिमम है, डेल मिनिमम प्लस A अपॉन 2, तो जहां पर मुझे I दिखेगा वहां लिखूंगा डेल मिनिमम प्लस A अपॉन 2, और जहां मुझे R दिखेगा वहां लिखूंगा आपका A बाई 2, और मैं यहां पर लगाता हूं अगला स्नेल्स लॉ फॉर द प्रिज्म फॉर्मूला। अब ये सारी डेरिवेशन थोड़ी बड़ी बड़ी है तो उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करिएगा। तो यहाँ पर आपका है प्रिज्म फॉर्मूला, तो प्रिज्म फॉर्मूला यहाँ पर कैसे निकलेगा, क्या है तरीका, आप लगा दीजिए यहाँ पर स्नेल्स लॉ, तो ये लिखा आपने साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, तो यहाँ देखो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा म्यू, साइन आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो डेल एम डेल मिनिमम मिनिमम डेविएशन प्लस का ए डिवाइड बाय 2 अपॉन आपके पास में साइन ए बाई 2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपने यहाँ पर लिखा साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन ए अपॉन 2 इक्वल टू म्यू, दैट इज प्रिज्म फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब ऐसी कुछ कंडीशन गिवन हो, लाइन बेस के पैरेलल हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के और R1 R2 यहाँ पर बराबर हो, तो आप लगा सकते हैं। ग्राफ जरूर यहाँ पर बना के आइएगा, और उसके अलावा यहाँ पर ये हमने लिखा था ज्योमेट्रिकली ये लगाया जा सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जब सब कुछ अटक जाए तो आप यहाँ स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए, वो हमेशा यहाँ पर वैलिड है, तो स्नेल्स लॉ यहाँ लगाया जा सकता है। इसमें थोड़ा एक और पार्ट में ऐड कर दूं कि अगर प्रिज्म थोड़ा थिन होता, थिन प्रिज्म का मतलब क्या हुआ कि इसका एंगल जो यहाँ पर ऊपर की तरफ बनता है प्रिज्म एंगल, वो बहुत छोटा होना चाहिए, और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो हमने ऐसा पढ़ा है कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा,
तो साइन थीटा को मैं करीबन करीबन थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं इसमें साइन हटा रहा हूँ, इसमें भी साइन हटा रहा हूँ, क्योंकि साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेल एम प्लस ए अपॉन टू डिवाइड बाय ए अपॉन टू इक्वल टू म्यू, 2 से 2 गया तो डेल एम प्लस ए इक्वल टू म्यू ए। तो डेल मिनिमम इक्वल टू आपके पास में यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इधर लिख देता हूँ एक बार। तो ये डेल एम प्लस ए इक्वल टू म्यू ए, और ये हो गया डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये तब लगाना जब आपका प्रिज्म हो थिन प्रिज्म, ये तब लगाना जब हो मिनिमम डेविएशन। ये ज्योमेट्रिकली लगाया ही जा सकता है, और अगर आपको अगर थोड़ा और क्वेश्चन बनाना है तो आप स्नेल्स लॉ तो लगा सकते हैं आसानी से। देखिए आपके पास में यहाँ पर फोर्थ जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एटम्स के अंदर, मैं रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट यहाँ ड्राइव करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर और जो यहाँ देख सकते हैं चैप्टर में, वो है वेलोसिटी और एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट। तो वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं, एनर्जी भी पूछी जा सकती है, रेडियस यहाँ पर हम ड्राइव कर ही रहे। तो यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट है, उसमें से रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट में ड्राइव करने जा रहा हूँ। देखो कहाँ या क्या है, आपको पता है जो फर्स्ट यहाँ पर पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट जो बोर्स का यहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब वो एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अगर वो स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो उन्हें यहाँ पर उस ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। तो कोई घूमती हुई चीज को तो वही चाहिए, सेंट्रीपिटल चाहिए। तो ये लिख दिया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखोगे, के जेडी स्क्वायर, के ये देखो Q1 जेडी, Q2 E। अब ये चार्ज लिखा याद रखिएगा जेडी, तो के Q1 वो आपके न्यूक्लियस का चार्ज, और Q2 E डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीपिटल को कैसे लिखना है mv स्क्वायर बाय आर। तो फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमें जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कोड रिवॉल्व इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अब जब वो घूम रहा है तो फिर उसे वहां पर उस ऑर्बिट में रहने के लिए क्या चीज की जरूरत है, भाई सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो सेंट्रीपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ रहेगी। बट याद रखिएगा ऐसा करते हुए किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जी रेडिएट यहाँ नहीं करता है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय आर, के जेडी स्क्वायर बाय आर। तो ये आर से आर यहाँ कैंसिल हुआ। अब यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं, तो आर की वैल्यू आ जाएगी के जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है। ये nth ऑर्बिट है, मैंने लिखा नहीं, बस बाकी Vn Rn वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और k को भी आप यहाँ पर जो है वो z को आप आगे 1 पुट कर देना। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ में थोड़ा आगे काम आता है कि z की वैल्यू, बट ये सब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे जो है एटम्स उनके लिए वैलिड था, इसलिए वो z को नॉर्मली 1 लेके चलते हैं, और k को यहाँ पर वो जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। वो आप कंप्लीट करिएगा। मैंने एक फॉर्मेट जो कि हम आगे भी इस्तेमाल कर सके, हम वैसे ड्राइव कर रहे हैं। अब सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पर क्या बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो फिर स्टेबल ऑर्बिट यहाँ पर क्या है, तो स्टेबल ऑर्बिट वो यहाँ पर वो होते हैं जिनके एंगुलर मोमेंटम समझते होंगे। कोई चीज घूम रही है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट उसमें जो मोमेंटम था भाई चलने से लीनियर, और एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम mvr। एंगुलर मोमेंटम जो होता है इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो स्टेबल ऑर्बिट ही वो होते हैं जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, अब एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम इनटू वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो था r, वो nh अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ, आपके किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v आ जाएगा nh अपॉन 2 पाई mr। तो यहाँ पर आपके n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सॉरी v की। इस v को उठा करके आप यहाँ पर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, इसको उठा करके इस वाले में रख दीजिए। तो यहाँ पर आप v को उठा के इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर ये रिलेशन क्या बन के आएगा, तो Rn इक्वल टू कितना आ जाएगा, के जेड स्क्वायर अपॉन m। अब इस v की जगह पे क्या लिख देंगे, ये वाला पूरा पुट कर दीजिए, ये हो गया है nh अपॉन 2 पाई m r का स्क्वायर। तो ये हो गया nh अपॉन 2 पाई mr का स्क्वायर। तो ये आपके पास में आ जाएगा Rn इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये r की जगह Rn आ जाएगा। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, इसको ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ एक बार के लिए, बाकी अरेंजमेंट है।
मास से मास को आप यहाँ उड़ा दीजिए, तो ये के जेड स्क्वायर और ये हो गया है 4 पाई स्क्वायर एम आर एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस r से ये r कैंसिल हुआ और इस आर एन की जो वैल्यू यहाँ पर है आपके पास में वो है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये आपके पास में आर आ गया। मैं बोल चुका हूँ जेड को 1 लिखिएगा और के को बाद में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर रेडियस की डेरिवेशन आपने करी, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख दे तो आप बताओ कि इसमें एच स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है और 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। 4 पाई स्क्वायर एम कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो बच गए फिर क्या है, इसके अलावा बच भी रहे तो बच रहा है आपका एन स्क्वायर बाय आपका यहाँ पर जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। तो ये आर एन की जो वैल्यू यहाँ पर है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.529 या 0.53 आ जाएगा। तो ये आपके पास में एन स्क्वायर बाय जेड, जेड को मैं बोल चुका हूँ 1, तो हटाओ इसको यहाँ से और ये पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो याद रखिएगा रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर आपका एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और एन की वैल्यू आपके पास में 1, फिर 2 और 3। अगर मैं ऐसा लिखूं तो रेडियस आएगा 1 का तो 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर यहाँ पर आपके पास में 9। तो 1, 4 और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9। तो ये क्या इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है कि रेडियसेस आर नॉट इक्वली स्पेस, मतलब ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहला अगर ऑर्बिट है तो दूसरा काफी दूर और तीसरा यहाँ कुछ इस तरीके से दैट दे आर नॉट इक्वली स्पेस। बट यहाँ पर जो मैं बोलूंगा एक और जो बात थोड़ी आपसे पूछी जा सकती है वो देखो मास के साथ में कैसा रिलेशन यहाँ पर रखा गया है इनवर्सली। तो डेरिवेशन तो कर रहे हैं बट उस पर क्वेश्चन और कैसे कैसे हो सकते हैं। R is inversely proportional to M। अब इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस बाय सम अनदर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को किसी और पार्टिकल से रिप्लेस कर दे जिसका मास गिवन हो, भाई इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से इतना ज्यादा है, तो उसका अगर रेडियस निकालना हो तो जो भी इलेक्ट्रॉन के यहाँ डेटा की इंफॉर्मेशन थी उसको डिवाइड बाय मास कर देना। भाई मैं ऐसे बोलूं कि मान लो पहले ऑर्बिट का अगर रेडियस कुछ ये है और आपने इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस बाय अनदर पार्टिकल ऑफ मास कुछ, तो मैं जो भी उसका मास होगा, मान लो उसका मास यहाँ पर अपन लेके चलते 10, 20 या जो भी मास आपके पास गिवन होता, तो आप उस पार्टिकल का रेडियस निकालते तो इलेक्ट्रॉन के रेडियस को डिवाइड बाय करना पड़ता उसके मास से। उसके अलावा मैं बता चुका हूँ डेरिवेशन जो आपके काम की हैं वो वेलोसिटी की है और एनर्जी की पूछी जा सकती है। ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें न्यूमेरिकल आ सकते हैं, डेरिवेशन भी यहाँ आ सकती है। उसके साथ में 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, इस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एनर्जी के ऊपर आपका 13.6, 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। डेरिवेशन एक आध चीज पूछी जा सकती है बट न्यूमेरिकल मैं बोल सकता हूँ कि इन पे 4-5 पॉइंट यहाँ पर इनमें किसी में भी आ सकता है। और इसके अलावा आपका लाइमन बाल्मर पास्टन ऐसी तरीके की सीरीज पे भी यहाँ पर चीजें पूछी जा सकती हैं। और इसमें एक छोटा सा लास्ट जो टॉपिक यहाँ पर डिब्रॉय का एक्सप्लेनेशन जो है, डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट, वहां पर भी आपका यहाँ पर डेरिवेशन भी बन सकता है 2πr इक्वल टू n लैम्डा। मैं पूरा चैप्टर अगर खोलूं तो बहुत सारी चीजें, बट हम ठीक है हमने वो पॉइंट उठाने की कोशिश करी कि भाई एक आइडिया लग गया कि रेडियस बना लिया, तो रेडियस अगर आप याद कर लो तो उससे वेलोसिटी आप यहाँ पर इसी में पुट कर दो, देखो यहाँ इसमें r पुट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी। और एनर्जी बनानी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें भी रेडियस और वेलोसिटी की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो वो दोनों भी काम आ जाएंगे। इसलिए मैंने रेडियस उठाया कि मैं रेडियस से सारी चीजें समझा सकूं। तो रेडियस हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी, फिर दो आपके यहाँ पर ये फॉर्मूले वेवलेंथ के, एनर्जी के, इन पे कुछ चीजें बन सकती है। और आपकी स्पेक्ट्रल सीरीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और डिब्रो एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट में इसमें बोलूंगा ये भी एक थ्योरी का यहाँ पर हिस्सा है जो कि आपसे यहाँ एटम्स में पूछा जा सकता है। तो प्रिपरेशन में मेरे ख्याल से साथ में मजा तो आप लोगों को आ रहा होगा, मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी द फंक्शन ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियन द फंक्शन ऑफ सेपरेशन, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आपके पास में दो न्यूक्लियॉन्स यहाँ पर हो और ना बने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पास लेके आना शुरू करें, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से यहाँ पर नेगेटिव में चली जाती है और फिर पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में यहाँ पर जीरो यहाँ पहुंच जाती है। एक्चुअली इट इज अ 3 फेम्टोमीटर।
तो मैं बोलूंगा ये ग्राफ यहाँ पर एकदम थोड़ा याद करना पड़ेगा कि ये जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के पास आना शुरू होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0.8 फेम्टोमीटर मतलब 10 की पावर -15 मीटर तक में ही आप बोल सकते हैं 0.8 इंटू 10 की पावर -15 में एकदम यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है। ये एकदम जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का है, ये वाला जो हिस्सा है जो नेगेटिव वाला आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हमें यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ कंक्लूजन्स यहाँ पर हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर, बाकी मैंने अभी स्टार्टिंग में बोल दिया है कि कौन सी और चीज यहाँ पर हमें थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं 0.8 फेम्टोमीटर से 3 फेम्टोमीटर तक का आपका यहाँ पर जो है वो रीजन क्या है, न्यूक्लियर फोर्स इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियर इज ग्रेटर देन 0.8। मतलब 0.8 से लेकर के 3 फेम्टोमीटर तक में अगर हमें ये कंक्लूजन मांगता है कि यहाँ पर हुआ क्या है, तो हम बोलेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स इस रीजन में यहाँ पर अट्रैक्टिव नेचर की यहाँ पर होनी चाहिए, तो इट इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। और सेपरेशन रिपल्सिव नेचर व्हेन द सेपरेशन इज लेस देन 0.8 फेम्टोमीटर, मतलब 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा पे ये अट्रैक्टिव होगा और 0.8 फेम्टोमीटर से यहाँ पर ये कम पे ये यहाँ पर रिपल्सिव होगा। तो 0.8 से ज्यादा पे ये अट्रैक्टिव है और 0.8 से कम पे ये रिपल्सिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट करती है कि दैट न्यूक्लियस इज स्टेबल 0.8 पे, अच्छा खासी स्टेबिलिटी 0.8 से 1 फेम्टोमीटर 2 फेम्टोमीटर तक में ये काफी हद तक देखो डिक्रीज होती चली जाएगी, 3 के आसपास तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। मतलब ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि न्यूक्लियर फोर्स इज ऑफ शॉर्ट रेंज, क्योंकि डिस्टेंस के बढ़ते ही बहुत ही तेजी से यहाँ पर गिर रहे हैं, तो ना तो ये 1/r² ना 1/r³ या किसी तरीके की वैल्यू को यहाँ पर नहीं मानता है। तो ये नॉन सेंट्रल यहाँ पर फोर्स है, 1/r² 1/r³ को फॉलो नहीं यहाँ पर करती है, बहुत ही तेजी से यहाँ पर 0 की ओर जाती है, इसलिए शॉर्ट रेंज यहाँ पर फोर्स बोली जा सकती है 0.8 से ज्यादा पर या 0.8 पर अट्रैक्टिव और 0.8 से कम पे। देखो एकदम से ग्राफ पॉजिटिव हो गया तो ये यहाँ पर रिपल्सिव यहाँ मानी जा सकती है। तो मैं बोलूंगा एक ग्राफ तैयार करिएगा और साथ में ये पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है न्यूक्लियर फोर्सेस के, जैसे ये चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर यहाँ पर रखता है, न्यूक्लियॉन्स जो है वो अपने नेबरिंग न्यूक्लियॉन से यहाँ पर इंटरेक्ट करता है, सैचुरेशन इफेक्ट को यहाँ पर जनरेट करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर फोर्स है। और एक ये वाला पॉइंट थोड़ा सा जो ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर 6 जो है डेरिवेशन यहाँ पर है आपका मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बोलूंगा आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर आपने यहाँ पर नहीं कवर करी है तो मैं पहले इस पे वीडियो बना चुका हूँ बोर्ड सीरीज की स्टार्टिंग में, जाके वहां पर उसे एक बार जरूर कवर कर लेना। तो आपके पास में ये 3 टॉपिक यहाँ पर है। कन्वर्जेंस भी वैसे यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, तो काफी बड़ा यहाँ पर चैप्टर है। और इसके अलावा रिंग के एक्सियल पॉइंट पर BSL बायो सावर्ट लॉ में रिंग के एक्सियल पॉइंट के ऊपर भी यहाँ पर डेरिवेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो MCG में बोल चुका हूँ करंट CS और VS, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और रिंग का एक्सियल पॉइंट, तो 4 चीजें यहाँ पर बोल चुका हूँ। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा हो चुकी है, अब आप देखो तो ये 10 हो चुकी है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हो जाएगा और उसके अलावा करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगी और रिंग के एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट, इस पे पहले से ही काम कंप्लीट है। तो जाएं और बोर्ड सीरीज की स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे इन सब चीजों पे ऊपर, आप यहाँ पर चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स 2 लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर पे यहाँ पर ड्राइव करने जा रहा हूँ। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 2 यहाँ पर लॉन्ग करंट कैरिंग वायर हो, कैरिंग करंट I1 I2 और उनके बीच में जो डिस्टेंस यहाँ पर है वो R है, तो इन पे फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसमें करंट अगर ऊपर जा रहा है तो करंट ऊपर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कहाँ होगा, तो हम बोल सकते हैं ऐसे बोर्ड के अंदर। तो ये यहाँ पर आपके पास में आएगी इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर। और इस वाले में चेक करो तो करंट देखो यहाँ पर कहाँ है, ऐसे ऊपर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी, ऐसे बाहर की तरफ। तो ये मैंने क्रॉस बना दिया, इस वाले में इनवर्ड, इस वाले में ऐसे आउटवर्ड। तो इसमें इनवर्ड है और इसमें यहाँ पर ऐसा आउटवर्ड यहाँ पर है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी वजह से दैट इज B1, और यहाँ पर इसमें से ये लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में B2। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, B1 है, और इस वाले में ऐसे बाहर की तरफ है, तो ये आपके पास में यहाँ पर है B2 है। इसमें छोटा सा एक एलिमेंट यहाँ पर आपने मार्क किया, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ ले लेते हैं L1 है, और यहाँ पर भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, इसकी लेंथ यहाँ पर क्या है, L2 है। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। हमने तो पढ़ा है कि वायर पे जो फोर्स यहाँ पर लिखना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, लॉन्ग वायर याद रखिएगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू करंट इन 2,
मतलब दूसरे वाले के करंट की इसका जो करंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब करंट कैरिंग वायर जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर हमेशा क्या लगने वाली है, फोर्स। तो फोर्स को हम यहाँ लिखते कैसे हैं, तो वेक्टर में लिखते हैं आई एल क्रॉस बी। तो ये हो गया आपके पास में आई एल क्रॉस बी। अब करंट ये हो जाएगा आई का आई वन, लेंथ यहाँ लेनी है आपके पास में L1, और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले की वजह से तो ये लिख दिया आपने यहाँ B2। तो आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी में आई करंट खुद का, लेंथ भी खुद की क्योंकि उसी में फोर्स लिखना है, बट मैग्नेटिक फील्ड उस दूसरे वाले करंट की वजह से B2। अब आप यहाँ पर इसे मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं, मैं लिखता हूँ मैग्नीट्यूड में। तो फोर्स जो 1 पे है 2 के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I1 L1 B2। तो I1 L1 B2, व्हाट इज द एंगल बिटवीन करंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में और करंट में एंगल कितना है, देखो लेंथ हमेशा यहाँ पर लेनी है करंट के साथ में, करंट ऊपर जा रहा है तो लेंथ लेनी है उसे ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे कहाँ है, बाहर की तरफ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ, करंट ऐसा ऊपर की तरफ। आप पाम रूल से भी चेक कर सकते हैं फोर्स कहाँ लगेगी, ऐसा इस तरफ अंदर की तरफ, क्लियर है। या क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, एल पहला वेक्टर एल, दूसरा वेक्टर देखो बोर्ड के बाहर, देखो ये रहा एल लेंथ ऊपर, पहला फिंगर रख दिए। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर आपकी तरफ, ये बाहर की तरफ, तो ये एल बी, तो ये एल क्रॉस बी थम आया इस तरफ, तो ये फोर्स लगेगी इस वाले वायर पे कुछ यहाँ पर इस तरफ, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो फोर्स 1 पर है, ये 2 के कारण यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं, स्मॉल ले लेते हैं, जो भी आपको चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा I1 L1, और उसकी वजह से यहाँ क्या मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट, करंट कितना है I2 अपॉन 2 पाई R, उसकी वजह से यहाँ डिस्टेंस R है, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R, म्यू नॉट करंट उसका I2 डिवाइड बाय 2 पाई R। तो ये हो गया है म्यू नॉट I1 I2 L1 अपॉन 2 पाई R। तो म्यू नॉट I1 I2 L1 अपॉन 2 पाई R, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड और करंट इन 2। अब ये जो आपने F12 लिखा, इसको अगर आप इस लेंथ से डिवाइड कर दें तो ये हो गया है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, और ये है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पे क्या फोर्स है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर यूनिट लेंथ पे फोर्स पता है, म्यू नॉट पहला करंट दूसरा करंट 2 पाई R, तो यूनिट लेंथ पे अगर फोर्स पता है तो गिवन लेंथ पे निकाल सकते, 10 मीटर में, 15 मीटर में, 5 मीटर में, जो भी फोर्स होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो यूनिट लेंथ की फोर्स याद होनी चाहिए। अब उसी तरीके से अगर मुझे कैलकुलेट यहाँ पर करनी होती F21, तो मैं बोलता फोर्स किस पे लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं 2 पर, बट करंट किस में चल रहा है 1, क्योंकि उसी की मैग्नेटिक फील्ड आएगी और ऐसे बोर्ड के अंदर की तरफ है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I2 L2 और B1, खुद ही चेक करें कि ये सही लिखा हुआ है क्या। I2 करंट खुद का, लेंथ खुद की, बट मैग्नेटिक फील्ड इस वाले की वहां पर, तो I2 L2 और इसकी मैग्नेटिक फील्ड वहां B1, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं, तो F21 इक्वल टू I2 L2 B1 sin 90, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 90 डिग्री, sin 90 हो जाएगा 1, तो ये हो गया sin 90। तो ये हो गया है I2 L2, व्हाट इज द वैल्यू फॉर B1, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। म्यू नॉट I1 हमने पढ़ा है लॉन्ग वायर का रिजल्ट, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, तो इसका वहां पर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, I1 अपॉन 2 पाई R। तो ये हो गया है म्यू नॉट I1 I2 L2 अपॉन 2 पाई R, म्यू नॉट I1 I2 L2 अपॉन 2 पाई R। तो F21 डिवाइड बाय L इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, दैट इज ऑल्सो फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं बहुत ध्यान से बोलूं तो दोनों की फोर्स पर यूनिट लेंथ आपस में यहाँ पर बराबर है,
फॉर्मूला याद करिएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आपका यहाँ पर R। यूनिट लेंथ पे फोर्स पता है तो गिवन लेंथ पे निकाली जा सकती है। यहाँ से 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी दी जाती है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी यहाँ पर तैयार करिएगा कि 1 एम्पियर असल में वो करंट है जो कि दो बड़े बड़े वायर, लॉन्ग वायर में, जिन्हें 1 मीटर की दूरी पर यहाँ रखा जाता है, उनमें यहाँ पर वो भी वैक्यूम में, और उनमें अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ पे अगर ये कुछ लग रहा हो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्योंकि मैं करंट को 1 करने वाला हूँ, तो करंट दोनों के दोनों 1 एम्पियर आ जाएंगे। डिस्टेंस 1 मीटर बोला है, तो बताओ फोर्स पर यूनिट लेंथ में जो आ जाएगी वो कितनी आ रही है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अगर ऐसी कुछ फोर्स लग रही है वैक्यूम में तो उन वायर में चलने वाला करंट यहाँ 1 एम्पियर है। और इंपॉर्टेंट बात, जब दोनों में करंट साथ साथ होगा तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट से भी देख लेते हैं, एल क्रॉस बी, इस पे फोर्स कहाँ लग रही है, एल ऊपर है लेंथ करंट के साथ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर, तो ये दोनों के दोनों वायर पे लगने वाले फोर्स आप अगर आप ध्यान से देखें तो इधर लाइक करंट अट्रैक्ट करेगा, और अगर मैं इस वाले वायर में करंट की डायरेक्शन ऊपर की जगह नीचे कर देता तो ये क्या करते हैं, रिपेल। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, लाइक करंट अट्रैक्ट, अनलाइक करंट रिपेल, मतलब एक वायर के ऊपर एक वायर को हवा में अगर रोकना हो तो नीचे वाले वायर और ऊपर वाले वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अगर रोकना ही है तो करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि रिपल्शन से आप इसकी वेट को यहाँ बैलेंस करते हैं।